सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, पिछले लेक्चर में हमने कहाँ पे इसी चीज़ के बारे में बता रहा था आपको, A1G A2G इस चीज़ के बारे में डिफाइन कर रहा था, लेकिन वो टाइम हो गया था। लीजिए फिर इस लेक्चर से स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मतलब ये हमने एक भी चीज़ आपको मिस तो करवाई नहीं ना, उसी चीज़ से स्टार्ट करते जो पिछले लेक्चर में हमने चीज़ को जिस टॉपिक से स्टॉप किया था। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बोल रहा था वहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, देखिएगा। हम वहाँ पर बता रहे थे ये A2G A1G A का मतलब, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर क्या बोला, जो A है किस चीज़ के लिए यूज होता है, नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल के लिए। किन के लिए, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन जहाँ पर फिलिंग हो, ठीक है, उनके लिए A यूज होता है। लेकिन A के साथ जब 1 लग जाए ना, तो वो यूज होता है किन के लिए, नॉन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल और नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल। वो कौन से होते हैं, S ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल जो है नॉन स्प्लिटिंग होता है और नॉन डिजनरेट होता है। नॉन डिजनरेट क्यों होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली होती है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर सिमेट्रिकल फील होता है, ठीक है। A2 किस चीज के लिए यूज करता है, A2 मतलब स्प्लिटिंग तो हो रही है ऑर्बिटल की, लेकिन ऑर्बिटल नॉन डिजनरेट हो। A1 तो नॉन स्प्लिटिंग के लिए, A2 किन के लिए भाई, ऑर्बिटल्स की वहां पर स्प्लिटिंग तो हो रही होगी, लेकिन वहां पर नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल होंगे, इलेक्ट्रॉन वहां पर सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है, वहां पर नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल होंगे, लेकिन बस वहां पर स्प्लिटिंग हो रही होगी, ठीक है। तो समझ में आया ना, A किसके लिए यूज किया, A हमने यूज किया नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। A के साथ मैंने 1 लगा दिया, मतलब कि नॉन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल के लिए मैं A1 का यूज कर रहा हूं, नॉन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल के लिए, जैसे कि S ऑर्बिटल। A2 मतलब अगर मैंने 2 लगा दिया, मतलब कि स्प्लिटिंग हो रही है, लेकिन ऑर्बिटल नॉन डिजनरेट है, वहां पर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल फील है, ठीक है। ओके, तो भाई ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया कि जैसे कि मैं डी में जो मेरी स्प्लिटिंग लेवल थे, ऑर्बिटल्स थे, वो कितने थे, T2G और EG, यही था ना, जहां पर D ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आया था। लेकिन यहां पर टर्म स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म F है, और F के लिए जो स्प्लिटिंग लेवल होते हैं, स्प्लिटिंग ऑर्बिटल 3 होते हैं। कौन से, T1G T2G और A2G। तो वो मैंने किस प्रकार बताया आपको, जो सबसे पहली मेरी स्टेट होगी ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा ही नहीं, उस स्टेट को मैं नाम दूंगा T1G, ठीक है। तो इस स्टेट के लिए आप CFSE कैलकुलेट कर देना, और वो आप बता देना कि वो T1G की CFSE है। इस स्टेट के लिए आप CFSE को कैलकुलेट करके बोलना कि वो T1G की CFSE है। उसके बाद मैं एक्साइटेशन कराऊंगा 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। उसमें क्या होगा, और एक चीज और सुनिए, जो मेरी सबसे पहली वाली स्टेट है जहां पर एक्साइटेशन नहीं हुआ, वहां पर ओनली T2G ऑर्बिटल ही क्या है, ओनली T2G ऑर्बिटल, ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल क्या है, वहां पर डिजनरेट ऑर्बिटल है, नॉन अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, ठीक है। लेकिन एक्साइटेशन होने के बाद बोथ EG और T2G दोनों के दोनों ही ऑर्बिटल्स डबली डिजनरेट ट्रिपली डिजनरेट क्या बन जाएंगे, डिजनरेट ऑर्बिटल बन जाएंगे। अनसिमेट्रिकल वहां पर इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, वहां पर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, वो नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल बन जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और उस स्टेज को मैं जो नाम दूंगा वो दूंगा T2G। उस स्टेज को मैं भाई स्प्लिटिंग लेवल का नाम दूंगा, जो वो उसको नाम दूंगा T2G, ठीक है। और फिर हम इस स्टेज की क्या करेंगे, CFSE को कैलकुलेट करके वो हम बता देंगे कि वो T2G की CFSE है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में फाइनली एक बार और अगेन एक्साइटेशन करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 स्प्लिटिंग हुई ना, तो मैं हम अगेन स्प्लिटिंग करवाऊंगा, मतलब कि अगेन स्प्लिटिंग नहीं, अगेन एक्साइटेशन कराऊंगा। यहाँ पर एक्साइटेशन 2 टाइम होगा, डी वाले में 1 टाइम एक्साइटेशन होता है, यहाँ पर 2 टाइम एक्साइटेशन होगा। उसके बाद हम फाइनल जो एक्साइटेशन होने के बाद क्या देखेंगे, वहां पर दोनों के दोनों ही जो T2G और EG ऑर्बिटल्स हैं वो नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल है, वो वहां पर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल फील है, तो हम उसको क्या नाम देंगे, A2G, उसको नाम देंगे A2G। क्यों, क्योंकि A2G किसके लिए यूज होता है, A यूज होता है नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल के लिए, और 2 किसके लिए, जहां पर स्प्लिटिंग हो रहा हो बट इलेक्ट्रॉन असिमेट्रिकल फील हो, वहां पर नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो हमें इस प्रकार यहां पर इनको नेम दे देंगे, ठीक है, एक्साइटेशन स्टेट को। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको ऑर्गल डायग्राम बनाना है, अब हमको सिर्फ ऑर्गल डायग्राम बनाना है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक चीज करिएगा, आप सबसे पहले CFSE को कैलकुलेट कर लिए, T1G T2G और किसके लिए, T1G T2G और A2G के लिए CFSE को कैलकुलेट कर लीजिए। भाई ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, किस चीज को पढ़ रहे हैं हम, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। मैं जो अभी स्टडी करवा रहा हूं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को स्टडी करवा रहा हूं। अगर आपको टेट्राहेड्रल स्टडी करना हो, टेट्राहेड्रल को, तो आप कुछ मत करना, ई को मतलब G हटा देना और E नीचे ले आना, T2 को ऊपर ले जाना, G को हटा देना और E को नीचे ले आना, T2 को ऊपर ले जाना, सिर्फ फिर कैलकुलेट करके CFSE वही T1G की
मतलब T1 की, T2 की, A2 की CFSE रख देना, बस कुछ नहीं है। टेट्राहेड्रल में कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही आपको स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक में आपके सभी हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो देखिए CFSE कैलकुलेट करिए भाई। T2G, T1G के लिए ये कंप्लीट स्टेज कौन सी है? T1G। इसके लिए मैं क्या दूंगा? इसको मैंने दिया है A2G नाम, इसको मैंने A2G नाम दिया है, ठीक है, ओके। तो हम T1G के लिए CFSE कैलकुलेट कीजिए भाई। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है। तो लिखिए -0.4 इंटू 2 प्लस 0.6 इंटू 0, कितने आएगा भाई? -0.8। यहाँ पर जो T1G के लिए CFSE आएगी वो आएगी -0.8। लिखिए भाई -0.8 डेल्टा O, इतनी आएगी एनर्जी। उसके बाद इसके लिए लिखिए भाई T2G के लिए, T2G के लिए कितनी आएगी CFSE? लिखिएगा भाई -0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 1, कितनी आई भाई? यहां पर आ गई कितनी एनर्जी? 0.2 डेल्टा O, ठीक है। तो T2G के लिए कितनी आ गई एनर्जी? इस T2G के लिए, इनके लिए नहीं, T2G, इस T2G के लिए अभी आपको बताऊंगा। मैंने पीछे आपको नहीं बताया था ना ये चीज, मैं क्यों बोल रहा हूं T2G की एनर्जी, T2G की CFSE, T1G की CFSE एनर्जी, मैं ऐसे ही वहां पर भी बोल सकता हूं, बताता हूं अभी। रुकिए एक बार, आप कैलकुलेट कीजिए इस चीज को। T2G के लिए एनर्जी आई 0.2 डेल्टा O। अब A2G के लिए CFSE कितनी आएगी? ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ठीक है। A2G के लिए देखिए, अब भाई EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? भाई जो हमारे T2G में है वो है 0 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे A2G में है, मतलब EG में जो है वो कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर कितनी एनर्जी आएगी भाई? यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो आएगी 1.2 डेल्टा O। तो A2G के लिए ये हो गया। तो जो हमारी ये हो गई CFSE एनर्जी कैलकुलेटर, ये हमारी CFSE एनर्जी कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। क्या आया? -0.8 T1G के लिए, T2G के लिए 0.2, और जो हमारा A2G के लिए 1.2, ठीक है। ये हमारा भाई CFSE कैलकुलेट हो गया, ठीक है। CFSE को मैंने कैलकुलेट कर लिया। -0.8, 0.2 और क्या है? लिख लीजिए यहाँ पर T1G के लिए क्या भैया? -0.8, T2G के लिए है भाई 0.2, और A2G के लिए है कितनी? 1.2, ठीक है, ओके, ये लिख लीजिए। अब क्या करना है आपको? अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। CFSE आपने कैलकुलेट कर ली, आपने CFSE कैलकुलेट कर ली। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको डायग्राम बनाना है। अब आपको मैंने ये बता दिया आपको कि सबसे पहली स्टेट एक्साइटेशन होने से सबसे पहली वाली स्टेट T1G होगी, बीच वाली T2G होगी, उसके लास्ट वाली A2G होगी, ठीक है। और याद रखना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बीच वाली जो स्टेज होगी ना वो T2G ही होगी। बीच वाली स्टेज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो बीच वाली लाइन होगी, देखिए यहां पर F की कितनी लाइन होगी? 3 लाइन होगी, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमेशा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो बीच वाली लाइन होगी ना, ये वाली, ये हमेशा क्या होगी भाई? ये हमेशा होगी T2G। दोबारा सुन लीजिए, F ऑर्बिटल की 3 स्प्लिटिंग होगी, तो ये जो बीच वाली लाइन है हमेशा T2G होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब समझिएगा, ठीक है। अब आप लिख लीजिए भाई ओरेगल डायग्राम ऑफ D2 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैं बना रहा हूं। D2 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मैं आपको ओरेगल डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, बस आपको उसको याद कर लेना, ठीक है। और मैं लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा, वो याद कर लेना, ठीक है। और मैंने ये बता ही दिया कि किसके लिए CFSE किस प्रकार निकालेंगे, T1G, T2G, A2G किसको नाम देंगे, एक्साइटेशन। और यहाँ पर जो एक्साइटेशन होता है वो डबल टाइम होता है, ठीक है, डबल टाइम। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है ना वो 2 टाइम होता है, दिखाऊंगा आपको कैसे, ठीक, देखिएगा, ठीक है, ओके। बना लिया ना ये, ठीक है, बना लीजिएगा, जल्दी बनाइए, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर मैंने आपको क्या बताया है कि 3F की क्या होती है भाई एक्साइटेशन स्टेट? 3P। 3F की एक्साइटेशन स्टेट 3P होती है। और इसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो किस किस में होती है? T1G ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, T2G और A2G, और टेट्राहेड्रल में G हट जाएगा सिर्फ, ठीक है। और इसकी किस में होती है भाई? इसकी स्प्लिटिंग होती है T1G में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये स्प्लिटिंग ही लिखनी है यहाँ पर,
ये एनर्जी लेवल ही तो लिखने होते हैं। सबसे पहले तो आप इन एनर्जी लेवल को लिखिए, ये एनर्जी लेवल है यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए एफ को, और एफ की एक्साइटेशन स्टेट है ना, एफ क्या है यहाँ पर, 3F क्या है भाई, 3F है ग्राउंड स्टेट टर्म, 3F है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है, या फिर 3 क्या है, 3F क्या ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल नहीं है क्योंकि मैंने F के नीचे वो J की वैल्यू नहीं लिखी, तो 3F है ग्राउंड स्टेट टर्म। और इसकी एक्साइटेशन स्टेट मैंने बोला है कि वो कौन सी है, 3P। इसकी एक्साइटेशन स्टेट मिलती है कौन सी, 3P, सेम मल्टीप्लिसिटी की। तो एक्साइटेशन स्टेट मतलब हायर एनर्जी की, तो वो होगी यहाँ पर 3P, हायर एनर्जी की, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, आप 3 लाइन बना लीजिए इस प्रकार, बना लीजिए। यहां जो D2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो हमारी 3P की जो ये लाइन जाएगी ना T1G वाली, ये क्रॉस करती है, ये ओवरलैप करती है A2G के साथ। A2G और जो T2G की लाइन होगी, T1G की लाइन होगी, दोनों ओवरलैप करती है। नाम लिख लीजिए। अब मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था भाई मैंने आपको, याद कीजिए, याद कीजिए, जल्दी कीजिए याद। अब यहां पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, क्या भाई, कि आप बीच वाली स्टेट जो D2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गए ना, जो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गए यहां पर जो T2G है ना वो बीच में आएगा। T2G वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमेशा बीच में रहेगी। T2G की लाइन हमेशा बीच में रहेगी इन तीनों लाइन के। दोबारा सुन लीजिएगा, जो D2, D3, कौन से D7 और D8, इनके जब मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, T2G मतलब D2, D3, D7, D8, इनके जब मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो जो मेरी T2G की लाइन है, टेट्राहेड्रल में भी ऐसा ही होगा, कुछ दिखाऊंगा आपको। तो जो मेरी T2G की लाइन है, कौन सी T2G की लाइन, वो हमेशा सेंटर में रहेगी, बीच में, इन दोनों के A2G और T1G के बीच में रहेगी, ठीक है, A2G और T2G के बीच में रहेगी। तो आइए आप ये हम D2 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम बना रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे नीचे आपको रखना है क्या, T1G, बिकॉज हमारा जो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग है किस में है, T1G और A2G में से। T2G का तो हमें पता लग ही गया, वो तो बीच में आनी है, वो तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बीच में आएगी। अब हमें T1G और A2G का पता करना है, भाई T1G ऊपर जाएगा या A2G नीचे आएगा, भाई T1G ऊपर जाएगा या हमारा A2G ऊपर जाएगा, ये पता करना है। तो आप देखिए, अब आप बताइए भाई, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन किस में फिलिंग है, T1G और A2G में से। T1G में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग है, और वो कौन सी स्टेट है, वो कौन सी है, बताइए आप जल्दी मेरे को, वो कौन सी है, वो हमारी सबसे पहली वाली स्टेट है, ग्राउंड स्टेट विदाउट एक्साइटेशन। तो आप कुछ मत कीजिए, बस उसको ही रख दीजिए, T1G। अब सीधी सी बात है, मैंने कंपेयर किस में किया, T1G और A2G में ना, तो T1G नीचे आ गया तो A2G तो ऊपर जाना ही है। अब A2G को ऊपर लिख दीजिए, A2G, ठीक है। A2G में अब आप अगर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग से अगर कंपेयर करने लगे तो वो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि A2G तो यहाँ पर नॉन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग मतलब नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल हो जाता है, वहां पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो जाता है। तो सिर्फ आप एक से ही कंपेयर करिए, जो मैंने बताया आपको, जो हमारे D2, D3 और D7, D8 में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे, वहां पर जो T2G की लाइन होगी वो A2G और T1G इनके बीच में होगी, बस ये चीज याद रखिएगा, A2G और T2G के बीच में होगी। बस आपको आपको ट्रिक क्या लगानी है, T1G और A2G जो है ना, वो कब ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, मतलब कि A2G और T1G में से कौन सा ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे आएगा, बस इसमें ट्रिक लगानी है। और इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी भाई, एक्साइटेशन से पहले, एक्साइटेशन हुआ ही ना, उससे पहले आप ये देखिए अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन किस में फिलिंग है, किस में फिल है भाई, T1G वाले में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग है, बट A2G में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग है। तो जिसमें अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा ना, और वो भी एक्साइटेशन से पहले, वो तो हमको पता है वो ग्राउंड स्टेट में आता है। तो किसमें है भाई, किसमें अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग, याद कीजिए, बताइए मेरे को, किसमें है, हमारा किसमें है, जो हमारा सबसे पहले वाला T1G सिस्टम है। तो T1G को हम पहले लिख देंगे सबसे नीचे, और A2G के ऊपर ले जाएंगे, या फिर अगर
पता नहीं इस डायग्राम में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आपको शॉर्ट डायग्राम है ना, शॉर्ट ट्रिक, वो याद करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या पता जब हम D7 का डायग्राम करें वहां पर क्या हो, T1G वहां पर भी इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल हो, लेकिन जब हम टेट्राहेड्रल, जब हम इनमें से कोई डायग्राम करेंगे ना वहां पर क्या होगा, A2G तो नीचे आएगा और T2G ऊपर जाएगा, तो ये गड़बड़ी हो जाती है इस टाइप की। तो आपको मैं अगर राय दूंगा, मैं आपको यही राय दूंगा कि आप जो मैं शॉर्ट ट्रिक कराऊं ना वो याद कर लेना, शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना। इस डायग्राम को याद करने की वो शॉर्ट ट्रिक ही है, असली शॉर्ट ट्रिक ही है इस डायग्राम के लिए अच्छी, ठीक है। वो उस शॉर्ट ट्रिक है ना जो वो कंप्लीट डायग्राम वाली, उससे आपको याद हो जाएगा, क्लियर याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा जो अंदाजा है, जिस टाइप से मैं बता रहा हूं वो भी याद कर लेना कि सबसे एक्साइटेशन से पहले T1G स्टेट है और वहां पर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, तो उसको हम ग्राउंड स्टेट में लिख देते हैं T1G, और हमने कंपेयर किस में करना है, T1G और A2G में। तो T1G नीचे आ गया तो A2G सबसे ऊपर चला जाएगा, और T2G का हमें पता ही है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो बीच में आएगी, ठीक है। T1G और बीच वाली लाइन कौन सी है, T2G, और सबसे ऊपर ये वाली लाइन A2G, ठीक है। उसके बाद ये P की आपको पता ही है क्या होती है, T1G, ठीक है, ये आपको पता ही है T1G होती है, ठीक है। इसको थोड़ी आगे लिख लीजिए क्योंकि कुछ एक चीजें लिखवानी है मेरे को आपको, ठीक है, ठीक है। ये 3 है, तो ये कौन सी होगी भाई, ये कौन सी होगी T1G, ये कौन सी होगी T2G, ये होगी भाई T1G और ये होगी A2G, ठीक है, समझे ना आप। और यहां पर जो CFSE होगी वो क्या होगी, याद करिए CFSE, T1G की CFSE कितनी थी, T1G, बस इन तीनों की CFSE बताइए मेरे को। T1G की CFSE कितनी थी भाई, -0.8, T2G की कितनी थी 0.2, A2G की थी भाई 1.2। CFSE मैंने कैलकुलेट की थी ना, वो CFSE की वैल्यू है, वो ये जो वैल्यू लिखी है मैंने वो CFSE की वैल्यू -0.8, 0.2, 1.2, ये CFSE की वैल्यू है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन देखिएगा कैसे होगा, यहाँ पर भी ट्रांजिशन होगा T1G से T2G, ठीक है, T1G से T2G, T1G से, और T1G से किस में होगा भाई, यहां पर होगा, यहां पर 2 ट्रांजिशन फॉर्म होंगे, ठीक है। एक तो कहां पर होगा भाई, T1G से T2G, और T1G से जो है ना यहां पर जो A2G है ना इसमें ट्रांजिशन होगा, लेकिन एक ट्रांजिशन जो देखिए ये ओवरलैपिंग जो है ना, ओवरलैपिंग यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है यहां पर भी होगा, ठीक है। और एक क्या होगा T1G से A2G, यहां पर कंप्लीट, सॉरी यहां पर नहीं, यहाँ पर देखिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है, नहीं यहाँ पर ही होगा, सॉरी इसमें बना लीजिएगा, ये यहाँ पर होगा ट्रांजिशन, ठीक है। ये वाला जो लास्ट वाला ट्रांजिशन है वो यहाँ पर होगा, ठीक है, बना लीजिएगा आप ध्यान से, ठीक है। इस प्रकार ये क्या बना भाई, डायग्राम बना, ठीक है इसका, ओके। तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम हमारा किस चीज के लिए, D2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और किसके लिए होगा यही डायग्राम, D7 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, D2 और D7 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये डायग्राम होगा। लिख लीजिए ध्यान से, D2 और D7 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए यही डायग्राम होगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बनवाऊंगा, ठीक है। बस आप क्या करना है, अभी इस डायग्राम को आप याद कर लीजिए। D2 के लिए तो ये डायग्राम है, D2 के लिए ये डायग्राम है। यहाँ पर D2 का बस आपको याद क्या करना है पता है, जो हमारा P है ना, P और A2G वाली जो लाइन है ना वो ओवरलैप करेगी। आपको क्या याद करना है, P और जो T1G, जो P जो हमारा ये एक्साइटेशन स्टेट है ना, ये P 3P और 3F, इनमें जो 3F में जो A2G लाइन जाएगी और जो 3P की T1 की लाइन जाएगी वो दोनों ओवरलैप करेंगी। बस ये चीज याद करना। D2 ऑक्टाहेड्रल को D2 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर जो होगा वो इस प्रकार बनेगा, दोनों की लाइन ओवरलैप करेंगी आपस में, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, ओके। अब मैं जो डायग्राम बनाऊंगा वो कौन सा बनाऊंगा देख लेना, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने क्या लिखना है भाई, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर क्या लिखना है, एक CFSE का डिफरेंस लिख दीजिए, CFSE का डिफरेंस, और एक स्पेक्ट्रा और एक ट्रांजिशन कौन कौन से हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रांजिशन बता सकता हूँ आपको कौन कौन से हुए हैं। T1G से एक तो हुआ T1G से T2G, एक हुआ भाई T1G से T2G, एक हुआ T1G से T1G। तो ट्रांजिशन यहाँ पर कौन कौन से हुए हैं, T1G 3F से T2G 3F, T1G 3F से T2G, मतलब एक मिनट सॉरी, T1G 3F से ट्रांजिशन कहां पर हुआ है, जो ट्रांजिशन है वो T1G 3F से ट्रांजिशन हुआ है T2G 3F में।
एक जो ट्रांजिशन हुआ वो कहां पर हुआ है, T1G3F से। सभी ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट वाले से होंगे, याद रखना, सभी ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से होंगे। और उसके बाद एक ट्रांजिशन कहां से हुआ, T1G से T2G, T1G से T1G से T1G से T1G, ये यहां पर जो ट्रांजिशन हो रहा है T1G से T1G, T1G से T1G 3P में, T1G से T1G में 3P में। फिर हो रहा है T1G 3F से A2G, A2G 3F। ठीक है, ये 3 ट्रांजिशन यहां पर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आपसे ट्रांजिशन पूछे जाए तो आप बता देना ये 3 ट्रांजिशन हो रहे हैं। ठीक है, ओके। और यहां पर जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग भी हो रही है यहां पर जो P 3P का जो हमारी लाइन जाती है, 3P की लाइन, और जो हमारी A2G की लाइन जाती है, वो दोनों आपस में ओवरलैप कर जाती हैं, आपस में क्रॉस कर जाती हैं। ठीक है, ये आपस में क्या कर जाती हैं, ये आपस में क्रॉस कर जाती हैं। ठीक है, क्रॉस कर जाती हैं आपस में, आपको बता देता हूं मैं, आपस में क्रॉस कर जाती है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिएगा, ये आपने लिख लिया ना, ये लिख लेना आप, किस में से, T1G 3F में से ट्रांजिशन हुआ T2G 3F में, उसके बाद T1G 3F में से T1G 3P में ट्रांजिशन हुआ, उसके बाद T1G 3F से ट्रांजिशन हुआ A2G 3F में। ओके, ये चीज लिख लीजिएगा, ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा आप। ठीक है भाई, अब देखिए इसके बाद भाई इसका स्पेक्ट्रा और देख लीजिए। इसका स्पेक्ट्रा बिल्कुल सेम जो हमारा किसका आया था, बिल्कुल सेम जो हमारा स्पेक्ट्रा आया था ना, किसका, D1 सिस्टम का, उसी प्रकार इसका एक स्पेक्ट्रा आता है ऐसा। इसका भी एक इस टाइप का एक स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है, यहां पर भी इस टाइप का। ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही बिल्कुल सेम एक स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है। ठीक है, ओके। तो अब आइए नेक्स्ट भाई। ठीक है, आपको ट्रांजिशन पता लग गया ना। अब यहां पर जब मैं CFSE निकालूंगा किस किस की, एक सबसे ग्राउंड स्टेट वाले की और एक सबसे एक्साइटेशन स्टेट की। तो एक्साइटेशन स्टेट में यहां पर कौन सा होता है, A2G होता है, कौन सा, A2G, और ग्राउंड स्टेट में यहां पर T1G होता है 3F। ठीक है, तो इनकी मैं एनर्जी निकालूं, ठीक है, सभी की निकाल सकता हूं, सभी ट्रांजिशन की मैं एनर्जी निकाल सकता हूं CFSE। और मैं आपको ये होमवर्क देता हूं, आप सभी ट्रांजिशन की CFSE एनर्जी निकालोगे, सभी ट्रांजिशन की, जितने भी ट्रांजिशन हुए हैं उनकी आप CFSE एनर्जी कैलकुलेट करोगे। तो T1G इसके लिए और इसके लिए आप CFSE एनर्जी कैलकुलेट करिए भाई, करिए जल्दी, आप कैलकुलेट करिएगा। आप कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगी आप बताना मेरे को भाई। T1G 3F से A2G में ट्रांजिशन हुआ, आप मेरे को बताइएगा। तो क्या था, आप सभी को पता है ना, किसके लिए कर रहे हैं हम, D2 के लिए, T2 के लिए। जब T1G किसके लिए आया था, T1G आया था सबसे पहली वाली स्टेट। T1G हमने किसको नाम दिया था, सबसे पहली वाली स्टेट, जहां पर एक्साइटेशन हुआ ही नहीं था, जहां पर एक्साइटेशन हुआ ही नहीं था, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में थे, T2G में, जहां पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन T2G में थे, उसको हमने क्या नाम दिया था, उस स्टेज को मैंने नाम दिया था T1G। क्या दिया था भाई, T1G स्टेज मैंने नाम दिया था। और उसके बाद A2G किसको नाम दिया था, जहां पर दोनों के दोनों एक्साइटेशन हो गए थे, पहले एक्साइटेशन हो गया था, दोनों के दोनों एक्साइटेशन हो गए थे, और जहां पर दोनों के दोनों ऑर्बिटल नॉन डिजनरेट थे। ठीक है, इस वाले को मैंने क्या नाम दिया था, देखिएगा ध्यान से, इस वाले को मैंने नाम दिया था भाई A2G। ठीक है, अब एनर्जी निकाल लीजिए। यहां पर CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगी, -0.4 × 2 + 0.6 × 0, यहां पर होगी भाई -0.8 एनर्जी होगी। यहां पर जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, -0.8 डेल्टा ओ एनर्जी होगी। ठीक है, यहां पर, और यहां पर A2G में कितनी एनर्जी होगी भाई, इसके लिए कैलकुलेट कीजिए। आपको तो पता है ना, 1.2 ही तो आई थी भाई, 1.2 ही तो आई थी। तो क्या करना है आपको भाई, आपको इसकी अगर मैं डिफरेंस लिख लूँ, T1G से A2G में कितना CFSE का डिफरेंस आएगा, तो क्या करना है, -0.8 + 1.2 कितनी आएगी एनर्जी, 0.4। ठीक है, +0.4 का डिफरेंस आएगा CFSE में। ठीक है, तो अगर हम लिखवाएं आपको CFSE में डिफरेंस, कि CFSE में कितना डिफरेंस आया जब हमारा एक्साइटेशन हुआ T1G से A2G में, तो कितना डिफरेंस आया भाई, 0.4 डेल्टा O, इतनी CFSE का डिफरेंस आया। ठीक है, याद रखिएगा भैया।
ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है भाई D3 सिस्टम के लिए, D3 सिस्टम, एक मिनट रुकिएगा भाई, टाइम हो ही गया बस। D3 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अब हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। किसके लिए, D3 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। जल्दी से बना लीजिए, बस ऐसा ही है, कुछ नहीं है, बस वो जो क्रॉस कर रही थी ना लाइन, वो क्रॉस नहीं करेगी, जो हमारी वो क्रॉस कर रही थी लाइन, वो क्रॉस नहीं करेगी ओनली, ठीक है। D3 सिस्टम के लिए भाई इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म होगा क्या, क्योंकि हाई स्पिन सबसे पहला रूल भी फॉलो हो रहा है, दूसरा रूल भी फॉलो हो रहा है, तीसरा रूल क्या, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालिए भाई, 1 2 3, ठीक है। क्या आएगा, L इज इक्वल टू 3, मतलब कि F, S कितना है 3/2, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी भाई, मल्टीप्लिसिटी होगी हमारी, निकालिए, मल्टीप्लिसिटी होगी 4, मतलब कि क्या आएगा ग्राउंड स्टेट टर्म 4F। J निकालिए, L माइनस S करिए फाइंड आउट, 3 माइनस 3/2 क्या आएगा भाई 6 में से 3/2 आएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या आएगा 4F 3/2, ठीक है। 4F 3/2 हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट होगा, ओके, ठीक है, यही होगा ना, ठीक है। तो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ गया D3 के लिए, D3 के लिए हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म आ गया भाई 4F। अब 4F के लिए एक्साइटेशन स्टेट उसकी होती है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जो F ऑर्बिटल, जो F ग्राउंड स्टेट टर्म होंगे, F ग्राउंड स्टेट टर्म, उनका एक्साइटेशन स्टेट सेम मल्टीप्लिसिटी का होता है P, जो हमारा P ग्राउंड स्टेट टर्म होते हैं वो होते हैं सेम एक्साइटेशन, ठीक है। कैसा, सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, 4F ग्राउंड स्टेट टर्म का एक्साइटेशन, ग्राउंड स्टेट टर्म को एक्साइटेशन मतलब एक्साइटेड स्टेट टर्म कौन सा होगा, 4P एक्साइटेड स्टेट टर्म, ठीक है। जैसे कि 3F ग्राउंड स्टेट टर्म का एक्साइटेड स्टेट टर्म कौन सा था, 3P ना, वैसे ही 4F ग्राउंड स्टेट टर्म का 4P एक्साइटेड स्टेट टर्म होगा, 4P एक्साइटेड स्टेट टर्म होगा, ठीक है, ओके। और मैं यहाँ पर क्या बताऊंगा आपको, देखिएगा, अब हमको क्या बनाना है, ओरिकल डायग्राम ना, तो यहाँ पर वही 4F कितने में ब्रेक होगा, T1G प्लस T2G प्लस A2G, और 4P कितने में होगा, T1G। यही स्प्लिटिंग हो ना, एनर्जी लेवल की जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल होंगे यही तो होंगे, जो हमारे एनर्जी लेवल के जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल होंगे यही होंगे, और कौन से होंगे आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है ना, तो यही होंगे ऑर्बिटल्स, और कौन से होंगे भाई, ठीक है। तो अब देखिएगा हम क्या यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हम वैसे ही डायग्राम बनाएंगे, एक उसी प्रकार एक डायग्राम फॉर्म करेंगे। बस यहाँ पर क्या होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने एक चीज आपको बताई थी, जितने भी यहाँ पर जितने भी D2 D3 और हमारे D7 D8 डायग्राम बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, वहां पर जो T2G होगा वो बीच में होगा, ठीक है। क्या बता रहा हूं मैं, T2G, जो हमारा T2G होगा ना वो बीच में होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ये जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं D2 D3 D7 D8 के लिए, ठीक है, वहां पर T2G बीच में होगा, ये बता देता हूं बस आपको, ठीक है। और हमने क्या देखा, जो D2 का है वहां पर A2G और जो 3P की जो हमारे 3F की जो A2G वाली लाइन और जो 3P की जो T1G वाली लाइन दोनों आपस में क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। लेकिन D3 सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, D3 सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, दोनों लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, D3 सिस्टम में दोनों लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। ये जब हमने डायग्राम देखे थे ना, ये ऑब्जर्व हुए साइंटिस्ट को, ये डायग्राम साइंटिस्ट को इस टाइप के ऑब्जर्व हुए, इसको सिर्फ याद करने का यही तरीका है। इसको मैंने जो पीछे वो करवाए ना आपको D1 D9 D4 D6 के, उनका तो मैंने तरीका बताया ना सभी, तो इसको याद करने के यही तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोल्व ट्रिक देखनी पड़ेगी, बस ये तरीके हैं इसके, ठीक है, ओके। तो D3 सिस्टम के लिए क्या होगा भाई, D3 सिस्टम में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3, ठीक है। क्या होगा उसके बाद, एक्साइटेशन कर दीजिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G नीचे होगा, EG क्या होगा भाई, ऊपर होगा, 1 2 3 1 2 3, इसी प्रकार होगा ना, इसी प्रकार होगा ना। तो अब देखिए वही बात आ जाएगी यहाँ पर वही बात आने वाली है। अब देखना मैं क्या बताने वाला हूँ, वही जो मैंने जो रूल बताया था ना ग्राउंड स्टेट टर्म देखने के लिए, कि हम क्या देखेंगे, जो मैंने बताया था रूल, ग्राउंड स्टेट टर्म देखने के लिए T2G का तो मुझे पता ही है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो बीच में रहेगा, लेकिन अब हमें क्या कंपेयर करना है, T1G और A2G को, A2G और T1G को कंपेयर करना है ना, तो किस प्रकार करेंगे, जिसमें अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगी ना,
मतलब कि T1G वाले में और A2G वाले, T2G का तो मुझे पता है वो बीच में आएगी लाइन, हमें T1G और A2G में से कंपेयर करना है भाई कौन सी एक्साइटेशन में जाएगी, कौन सी ग्राउंड स्टेट में रहेगी। ठीक है, तो भाई जोन से में जिसमें अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगा ना वो हम ग्राउंड स्टेट में रखेंगे। बस एक यही रूल याद रखना है आपको, ओरेगल डायग्राम जिसमें अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग वो ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो देखिएगा अब यहां पर क्या है भाई, इसको मैं नाम क्या दूंगा, सबसे पहली वाली एक्साइटेशन स्टेट, मतलब सबसे पहली वाली स्टेट है, यहां पर एक्साइटेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ भाई, यहां पर एक्साइटेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, T1G। ये कौन सी स्टेट है, T1G। उसके बाद मेरा पहला एक्साइटेशन होगा, पहला एक्साइटेशन मैंने करवा दिया बस इस स्टेट में। ठीक है, यहां पर क्या होगा, होल फॉर्मेशन, और यहां पर चला गया हमारा इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी हुई, T2G, ये है EG। ठीक है, तो मेरा पहला एक्साइटेशन हो गया, फर्स्ट एक्साइटेशन, उसको मैं नाम देता हूं T2G। इस स्टेट को मैंने नाम दिया T1G, इस स्टेट को मैंने नाम दे दिया T2G। जो स्प्लिटिंग हुई ना एफ की स्प्लिटिंग हुई है, एफ एनर्जी लेवल की जो स्प्लिटिंग हुई है उनको मैंने नाम दे रहा हूं। इस स्टेट को तो मैं कंप्लीट स्टेट को नाम दे दूंगा T1G, इस कंप्लीट स्टेट को नाम दे दूंगा T2G। ओके, उसके बाद अगेन एक्साइटेशन होगा, सेकंड एक्साइटेशन, फर्स्ट तो हो चुका है, फर्स्ट एक्साइटेशन हो चुका है, सेकंड इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन तो हम करवा चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और अब सेकंड इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करवाएंगे। अगर यहां पर एफ की स्प्लिटिंग में अगर ऐसे होता ना, ऐसे देखना आप, ऐसे होता स्प्लिटिंग में, तो हमको कितनी बार एक्साइटेशन करवाना पड़ता, 3 टाइम। लेकिन है कैसे भाई, ऐसे है 1 2 3, मतलब कि 2 टाइम एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा। और यहां पर एक्साइटेशन कितना हो रहा था, T2G प्लस EG में एक्साइटेशन 1 टाइम हो रहा था, मतलब कि 2 स्प्लिटिंग ऑर्बिटल में एक बार एक्साइटेशन, 3 स्प्लिटिंग ऑर्बिटल 2 टाइम एक्साइटेशन, 4 स्प्लिटिंग ऑर्बिटल 3 टाइम एक्साइटेशन। तो यहां पर 3 है ना, एफ ऑर्बिटल के जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल कितने हैं, एफ एनर्जी लेवल के जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल 3 है ना, तो 2 टाइम एक्साइटेशन होगा। कितने टाइम होगा भाई, 2 टाइम। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर सेकंड टाइम एक्साइटेशन होगा, सेकंड टाइम एक्साइटेशन होने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा भाई यहां पर। ठीक है, यहां पर चला जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर 2 होल फॉर्मेशन हो जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई, 4F कितने होल फॉर्मेशन होंगे वहां पर एक्साइटेशन टाइम, 4F में कितने होल फॉर्मेशन होते हैं, तो आप बता देना। जब फर्स्ट एक्साइटेशन होगा उस टाइम 1 होल फॉर्मेशन होगा, और जब सेकंड एक्साइटेशन होगा तो 2 होल फॉर्मेशन होंगे। यहां पर भाई 1 होल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, यहां पर 2 होल फॉर्मेशन हो गए हैं, 2 होल फॉर्मेशन, यहां पर 2 होल बन गए हैं, 2 होल फॉर्म हो गए। ठीक है, तो इस लास्ट वाली स्टेज को क्या नाम दूंगा, A2G। बस अब टाइम हो गया है, मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि मैंने इसको क्या नाम दिया, इसको क्या नाम दिया, इसको क्या नाम दिया। बिल्कुल जो पीछे मैंने जिस टाइप से इनको नेम दिए थे ना, उस टाइप से ही मैं इनको नेम दूंगा। पहली वाली को, सबसे पहली वाली जो जिसका एक्साइटेशन हुआ नहीं, उसका दूंगा T1G। उसके बाद जब पहला एक्साइटेशन हो गया उसका दूंगा T2G। उसके बाद जब सेकंड एक्साइटेशन होने के बाद जो स्टेट आएगी, जो हमारी कंडीशन बनेगी, उसको नाम दूंगा A2G। ठीक है, उसके बाद भाई नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका ओरेगल डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद एक कंप्लीट ओरेगल डायग्राम का एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर हम छुट्टी लेते हैं आज के लिए। चलिए ठीक है, ओके, बाय।